हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मुद्रा एवं साख। मुद्रा का क्या अर्थ है बच्चों? मुद्रा का अर्थ है रुपए और पैसे। मुद्रा के बिना हमारे दैनिक जीवन में सरलता, लेन देन में सरलता आती है। यदि पैसे न हो, मुद्रा का न हो तो हम किसी भी प्रकार से लेन देन नहीं कर सकते हैं और न ही किसी सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, न ही खरीद सकते हैं। मुद्रा का अर्थ है, मुद्रा जो है दैनिक जीवन में हमें रुपये और पैसों की आवश्यकता होती है और ये हमारे लेन देन को सरल और सुगम बनाते हैं। जहाँ हम इन रुपयों की आवश्यकता के अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं, वहीं हम लोगों को उनकी दी हुई वस्तुओं और सेवाओं के बदले में भुगतान भी कर सकते हैं। हम कुछ वस्तुएं खरीद भी सकते हैं और सेवाएं भी खरीद सकते हैं, और उसके साथ साथ यदि हम किसी से सेवाएं प्राप्त करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, तो उसका भुगतान भी हम मुद्रा के द्वारा सरलतापूर्वक कर सकते हैं। यही रुपए पैसे मुद्रा कहलाती है। इस प्रकार मुद्रा हमारे सभी वित्तीय लेन देन को सरल बनाती है, आसान बनाती है। आज से काफ़ी वर्ष पूर्व, लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात है, जब हमारे यहाँ मुद्रा का कोई चलन नहीं था। हजारों वर्ष पूर्व में जब मुद्रा का चलन नहीं था, उस समय किस प्रकार विनिमय होता था? उस समय बच्चों वस्तु विनिमय होता था। वस्तुओं के लेन देन से, आदान प्रदान से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। किंतु समय के परिवर्तन के साथ साथ राजा महाराजाओं के समय मुद्रा का चलन शुरू हुआ। सोने चांदी की मुद्राएं या सोना चांदी के बदले हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदते थे और सेवाएं खरीदते थे। मुद्रा का स्वरूप बदल रहा है। हमने इतिहास के अध्यायों में लेन देन की अवधि के लिए धातुओं का उपयोग के बारे में हमने पढ़ा था कि सम्राट और राजाओं ने अपने साम्राज्य में मुद्राओं के लिए का चलन शुरू किया था, जो कि धातुओं की हुआ करती थी। कभी सोने और चांदी, और उसके बाद कांसे की, पीतल की और लोहा धातु के उपयोग सिक्कों के रूप में हमने देखा है। धातुओं के द्वारा मुद्रा का चलन हमने देखा है। वर्तमान में भी हम 5 के, 10 के, 1 रुपए के, 2 रुपए के सिक्के जो हैं देखते हैं। किंतु धातुओं को सुरक्षित रखना या धातुओं के सिक्कों को सुरक्षित रखना आसान नहीं था। उनके चोरी हो जाने का डर होता था। उसमें कहीं दूर अगर व्यापार के लिए जा रहे हैं तो उन्हें ले जाने में असुविधाएं होती थी। चोरी होने का भी डर होता था। ऐसी स्थिति में व्यापार के लिए हर बार तोलने में भी सुगमता नहीं होती थी। उस बात को कुछ समस्याओं के समाधान के लिए, ऐसे ही कुछ समस्याओं के समाधान के लिए सिक्कों का चलन हुआ होगा। सिक्कों में तौल निश्चित होती है। सिक्कों की तौल जो है निश्चित होती है। यदि 10 ग्राम का सिक्का है तो 10 ग्राम के ही प्रत्येक सिक्के में का वजन 10 ग्राम ही होगा। इस प्रकार उसकी तौल निश्चित होगी, उसकी प्रामाणिकता निश्चित होगी। 1 रुपए का सिक्का है तो उसकी तौल यदि 10 ग्राम है तो 10 ग्राम ही होगी, और 1 रुपए की जो प्रमाणिक मुद्रा है उसका जो मूल्य है वह 1 रुपए के बराबर ही होगा। उनको प्रमाणित करने के पीछे राजाओं की प्रतिष्ठा और पहचान थी। जब राजा महाराजाओं के समय में जो सिक्के चले थे, उनको पीछे जो थे राजाओं की प्रतिष्ठा और पहचान थी, जिसके कारण वो सिक्के प्रचलित हुए थे। या हम नीचे देखते हैं किस प्रकार के से सिक्कों का बनते थे। सिक्के में ठप्पे लगाए जाते थे। ये पुराने समय के स्थितियां हैं जब इस प्रकार धातुओं के सिक्कों पर ठप्पे लगाए जाते थे। परंतु वर्तमान में जो सिक्के हैं टकसाल में गढ़ते हैं और उसको एक निश्चित आकार, वजन और चिन्ह अंकित होते हैं। प्रतीक चिन्ह उसमें अंकित होते हैं। धातु के सिक्कों के रूप में मुद्रा का प्रचलन व्यापक हो गया। सिक्कों के रूप में मुद्रा के चलन पर इसमें
सरलता के साथ कुछ खामियां भी सामने आने लगी थी। जहां सिक्के ढालने में और उसे चलाने में सरलता होती थी, कुछ वस्तु विनिमय के स्थान पर धातुओं को, ये सिक्के जो थे उन्हें चलाने में सरलता का अनुभव होता था, तो इसमें कुछ कमियां भी होती थी। कमियां किस प्रकार आने लगी होंगी? सिक्कों की शुद्धता किस प्रकार होगी? शुद्धता की जांच होनी चाहिए थी, शुद्ध है कि नहीं है। मान लीजिए हमने चांदी का सिक्का गढ़ाया है, तो वो पूरी तरह चांदी शुद्ध है कि नहीं, उसमें किसी दूसरी धातु का मिलावट तो नहीं है, या उसमें जो ठप्पे लगे हुए हैं वह प्रमाणित हैं कि नहीं है, आदि अनेक प्रकार की कुछ खामियां रही होंगी, जिसके बारे में हम देखते हैं। सिक्कों की शुद्धता की जांच करने पर हर जांच में इसे खुरचने, छिलने और इनके बाद में कमी के कारण, इनके भार में कमी के कारण व्यापारीगण इनकी शुद्धता और भार पर संदेह करने लगे थे। कुछ लोगों ने सिक्कों में मिलावटी धातुओं का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था। इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए सिक्कों के निर्माण व आकार में सुरक्षात्मक उपाय किए जाने लगे, जैसे सिक्कों की बाहरी गोलाई की परतें मोटी की जाने लगी। कई बार ऐसा होता था कि शुद्ध है कि नहीं, जो धातु है वह शुद्ध है कि नहीं है। चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के विशेषकर इनमें जांच की जाती थी कि ये सोने और चांदी के सिक्के मिलावटी तो नहीं है। उसकी जांच करने के लिए जब इन्हें खरीदा जाता था या किसी चीज़ पर रगड़ करके यह पता करने की कोशिश की जाती थी कि धातु के सिक्के ये सही है कि नहीं है, तो इसमें क्या होता था, हर बार इसमें सोना और चांदी घिस जाते थे। तो धीरे धीरे बार बार उसमें इस्तेमाल होने पर इसके भार में भी कमी आने लगी थी। ऐसी स्थिति में और कभी कभी सिक्कों में मिलावटी धातुओं का भी इस्तेमाल किया जाने लगा था, और व्यापारियों में यह सिक्के जो व्यापारी जो इसमें कुछ संदेह करने लगे थे। इस कारण इन परिस्थितियों से बचने के लिए सिक्कों के निर्माण में व आकार में सुरक्षात्मक उपाय किए जाने लगे, जैसे सिक्कों का जो बाहरी किनारा है, बाहरी गोलाई है, ये जो बाहरी गोलाई है, इसे कुछ मोटा बनाया जाता था। उसकी परत जो थी मोटी बनाई जाती थी। आज भी सिक्के हम अगर देखते हैं तो उनकी जो बाहरी गोलाई देखोगे ध्यान से, तो उसमें थोड़ा सा उभार होता है, उसमें बदलाव होता हुआ दिखाई देता है। ये वाला हिस्सा जो है वह बाहरी हिस्सा थोड़ा सा मोटा दिखता है। इस प्रकार सिक्कों की गोलाई में परिवर्तन करा गया, जिससे कि सिक्के जो हैं घिसे नहीं और टूटे भी नहीं। व्यापार बढ़ने के साथ साथ कुछ नई समस्याएं भी आने लगी। सामान खरीदने के लिए उन्हीं सिक्कों की जरूरत होती जो उस क्षेत्र में स्वीकार्य हों और चलते हों। हर क्षेत्र में अलग अलग सिक्के चलते थे। व्यापारियों के लेन देन के लिए हर एक तरह के सिक्कों को दूसरे में बदलने की जरूरत होने लगी। इस तरह एक को दूसरे में बदलना अपने आप में एक कारोबार बन गया। भारत में व्यापारियों को इस समस्या का एक हल निकाला। इसमें उन्हें हर बार सिक्कों के ढेर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाने पड़ते। जिस शहर में उन्हें चीज़ें खरीदनी होती थी, वे उस जगह के लिए एक हुंडी लिखवा लेते थे। जैसे जैसे व्यापार में सिक्कों का प्रयोग शुरू हुआ तो कुछ कुछ समस्याएं भी आने लगी। जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के व्यापार खरीदने के लिए उसी क्षेत्र के रुपयों की आवश्यकता होती थी। मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जाकर के व्यापार करना होता था तो दूसरे राज्य में जो मुद्रा चल रही थी उसी मुद्रा की आवश्यकता होती थी। जिस राज्य में भी हम जाकर के व्यापार करने के लिए जाते थे या वस्तुएं खरीदने जाते थे, उस राज्य की मुद्रा की आवश्यकता होती थी। और पुराने समय में
प्रत्येक राज्य की मुद्राएं जो थी अलग अलग हुआ करती थी। जैसे कि आज हमारे विभिन्न देशों की मुद्राएं अलग अलग है। जैसे कहीं जैसे भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, लेकिन वो पाकिस्तानी रुपया होता है। नेपाल में भी रुपया चलता है, लेकिन नेपाली रुपया होता है। वह सबकी बनावट और मूल्य में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार आगे अगर हम देखते हैं तो अमेरिका में, ब्रिटेन में अलग अलग मुद्राओं का चलन है। जैसे कहीं डॉलर है, कहीं पाउंड्स हैं, कहीं येन है। ऐसी स्थिति में मुद्राओं का जिस क्षेत्र में जो मुद्रा चलती थी उसी क्षेत्र की मुद्रा के आधार पर हम व्यापार कर सकते थे। भारत में भी इस प्रकार की समस्याएं आई जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के लोग व्यापार करने लगे, और तो दूसरे क्षेत्र के व्यापारियों के से सिक्कों के बदलने की जरूरत होने लगी। तो इस तरह से एक राज्य से दूसरे एक सिक्के को दूसरे सिक्के में बदलने भी अपने आप में एक कारोबार बनने लगा। आज ये कार्य जो है हमारे यहाँ बैंक करती हैं। तो भारतीय व्यापारियों ने उस समय इस समस्या का हल निकाला कि हर बार सिक्कों के ढेर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने नहीं पड़े। इसलिए उन्होंने शहर में, जिस शहर में उन्हें चीज़ें खरीदनी हैं, उस जगह के लिए एक हुंडी लिखवा लेते थे। जैसे उस समय यह व्यापार जो था प्रत्येक राज्य में फैला हुआ था और प्रत्येक व्यापारी जो है एक दूसरे के संपर्क में था। यह हुंडी है, देखो कैसे हुंडी लिखी जाती थी उस समय। श्री गणेशाय नमः। भाई अमृतसर दिल्ली को कपूरथला के से गिरजामल मंगनी राम का जय गोपाल मालूम होवे। आगे आपको आज दिन ₹4000 एक हुंडी लिखी जाती है। हुंडी रखने वालों दीवान शेर अली को हुंडी के रुपयों दिल्ली में चलने वाले रुपयों में अदा करना है। लिखी मिति चैत्र सुदी 5 संवत 1895 मंगनी राम। इस प्रकार से एक हुंडी लिख करके देते थे, एक कागज में लिख करके देते थे कि आपको दिल्ली में या जिस शहर में भी आपको जाके व्यापार करना है, उस वहाँ शहर के व्यापारी के नाम एक पत्र लिख दिया जाता था कि आपको ₹4000 इस व्यक्ति को देना है जो यह हुंडी लेके आपके पास आएगा। और हुंडी लिखने वाले को सामने वाला व्यक्ति जो है निश्चित रकम अदा करता था और वह उससे हुंडी के उसके बदले में वह एक कागजी मुद्रा प्राप्त करता था। ये पत्र मुद्रा है, इसे हुंडी भी कहते हैं और पत्र मुद्रा भी कहते हैं। इस प्रकार से लिख करके वह लेता था और वह यह पत्र मुद्रा लेकर के कपूरथला से दिल्ली जाता है और अपने व्यापार के लिए यह अपनी खरीदारी का काम पूरा करता है। जैसे ही वह व्यक्ति दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली में जाकर के सामने वाले व्यक्ति को मिर्जामल मंगनी राम को पैसों की हुंडी दिखाता है और उसके बदले ₹4000 वापस अपना ले लेता है और दिल्ली में जाकर के अपना सामान की खरीदारी करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापारिक गतिविधियों का प्रसार बढ़ने के साथ ही मुद्रा के नए स्वरूप भी चलन में आने लगे। पत्र मुद्रा का चलन भी प्रारंभ हो गए। सराफा व्यापारी द्वारा लिखे गए सोने या चांदी की रसीदें प्रामाणिक माने जाने लगे, क्योंकि ये उन्हें सुरक्षित रखते और मांगने पर लोगों को उनका सोना व चांदी वापस मिल जाता। इस प्रकार विश्वास बनता गया और व्यापारी आपसी लेन देन के लिए सराफा व्यापारी द्वारा दिए गए वचन पत्र के आधार पर सौदों को स्वीकार करने लगे। इस तरह भी
शुरुआती बैंक बनने लगे और उनकी स्वीकार्यता व्यापक रूप से बढ़ने लगी। साथ ही पत्र मुद्रा में विश्वास भी गहरा होता गया। आज भी हम ये काम करते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई बार बैंक या सहकारी समितियों के बजाय अपने सोना चांदी या कीमती वस्तुओं को गिरवी रखते हैं। यहाँ पर यही कहा गया है कि सराफा व्यापारी को सोना और चांदी रखते थे और वे उसके बदले में एक पत्र मुद्रा देते थे। सराफा व्यापारी रखे गए सोने या चांदी के बदले रसीदें प्रमाणिक माने जाने लगी थी। उनके पास सोना और चांदी गिरवी रखते थे और उसके द्वारा जो रसीदें दी जाती थी वह प्रमाणिक मानी जाती थी और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात संबंधित रसीद को दिखा करके हम इस अपने सोना और चांदी जो है वापस प्राप्त कर सकते थे। इसे वचन पत्र भी कहते थे, जिसके आधार पर सौदों को स्वीकार किया जाता था। इस तरह से शुरुआती बैंकों का बनने लगे हैं और स्वीकार्यता जो है व्यापक रूप से बढ़ने लगी, क्योंकि उनमें विश्वास था कि हम ऐसा करेंगे तो विश्वास जो था, विश्वास के द्वारा इस प्रकार बैंकों का चलन शुरू हुआ होगा, क्योंकि उनमें स्वीकार्यता भी थी और व्यापक रूप से बढ़ने लगा। स्वीकार्यता जो थी व्यापक रूप से बढ़ने लगी। कैसे स्वीकार्यता? कि हमने यदि किसी को गिरवी अपना वस्तु दी है तो समय पर वैसा लौटाने पर वह वस्तु हमें अवश्य मिल जाएगी, ये विश्वास भी था। इस प्रकार से इनमें स्वीकार्यता बढ़ने लगी और साथ ही पत्र मुद्रा में व्यापार और विश्वास भी गहरा होता गया। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।